So after seeing the first paper, now we shall start with the second paper. So the first question is, जनरली पहला क्वेश्चन हर बार यही होता है कि एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्वेश्चंस होते हैं ना, कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, वो आइडेंटिफाई करना आता है. बट इस वाले क्वेश्चन में ये प्रूव करने के लिए पूछ दिया कि भाई ये ट्रोपोलॉन एरोमेटिक है तो क्यों है और फुलवीन नॉन एरोमेटिक है तो क्यों है. अब इसमें मेन क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि भाई आपको ट्रोपोलॉन का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए था. अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है ईजिली ये वाला, तो आप आसानी से इसका एक जो रेजोनेंस फॉर्म है ये वाला बना दो आप और बोल दो अच्छा यहाँ पर एक चीज़ छूट गया कि यहाँ पर ये प्लस चार्ज होना चाहिए था और तभी ये जो ये कंपाउंड है. और यहाँ पर है तो रेजोनेंस फॉर्म ये भी है, रेजोनेंस फॉर्म ये भी है, बट इस रेजोनेंस फॉर्म का जो कंट्रीब्यूशन होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर में वो कहीं ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे रेजोनेंस फॉर्म से, क्योंकि ये वाला जो रेजोनेंस फॉर्म है ये अपना इसका एरोमेटिक है. एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि हकल रूल फॉलो कर रहा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से, मतलब 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन से, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है. और ये स्टेबलाइजेशन भी इसको हो रहा ड्यू टू H बॉन्डिंग यहाँ पर है ये वाला पार्ट में. अब सेकेंड केस में क्या है कि फुलवीन का कह रहा है. फुलवीन में ये नॉन एरोमेटिक इस कारण हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड O था ये पोलर बॉन्ड था, तो पोलर बॉन्ड का टूटना यहाँ पर ईजी है, इस कारण यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज बन जा रहा है. बट CS2 में ये तो दोनों एल्कीन है बेसिकली, ठीक है, डबल बॉन्ड, तो ये तो यहाँ पर नॉन पोलर है ना, तो इस कारण ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो यहाँ पर भी तो बनेगा इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बट इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम रहने वाला है. ठीक है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड डज नॉट कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, इस कारण जो फुलवीन है वो नॉन एरोमेटिक रहेगा. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल स्यूडो एरोमेटिसिटी. अब बेसिकली स्यूडो एरोमेटिसिटी वो कंपाउंड्स होते हैं ना जो कि खुद एरोमेटिक नहीं है, बट कुछ अगर इंटरवेंशन करो तो वो एरोमेटिक बन सकता है. जैसे ये जो अपना है साइक्लोऑक्टाट्राईन, अब इसको कॉट भी कहते हैं, COT कहते हैं. तो इस केस में क्या है कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी है, ठीक है, लेकिन ये रिंग प्लेनर नहीं है, इस कारण ये हकल रूल ओबे नहीं कर रहा और इस कारण ये जो साइक्लोऑक्टाट्रीन है ये एरोमेटिक नहीं है. बट अगर इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं ना, तो और इसको ऐड कर देते हैं तो ये बेसिकली बन जाएगा कॉट -2 और ये वाला कंपाउंड अपना एरोमेटिक हो जाएगा. तो बेसिकली ये एरोमेटिक बन सकता है बट ये है नहीं, और तो इसी को हम कह देते हैं सूडो एरोमेटिसिटी. और इसी कारण जो ये डबल बॉन्ड्स ये सारे ना, ये सारे डबल बॉन्ड्स हैं, ये बिल्कुल एज ए एल्कीन जैसे आइसोलेटेड एल्कीन होता है जैसे बिहेव करता है. फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, तो ये इस तरीके से बिहेव करता है, इसी को कह देते हैं हम लोग सूडो एरोमेटिसिटी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये क्वेश्चन में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन बतलाना था आपको. तो ऐसे क्वेश्चंस में आप पहले स्टार्ट में बस एक लाइन लिख दिया करो कि जैसे एवा कन्वर्जन में ट्रांस एल्कीन बन रहा है फाइनली, ठीक है. अब इसके बाद सारे स्टेप्स को, क्योंकि ये स्टेप अलग है, ये वाला स्टेप अलग है, ये वाला स्टेप अलग है, और क्योंकि 10 नंबर क्वेश्चन है तो इनको स्टेप वाइज अलग अलग करके ये दिखा दो. जैसे पहला स्टेप में क्या हो रहा है कि PCl5 का एडिशन हो रहा है C डबल बॉन्ड O में. तो इन जनरल PCl5 का ये कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होता है कि जो डबल बॉन्ड O है ना इसको ऐसे तोड़ देगा और इसके बदले में ClCl ऐड हो जाएगा और इसी कारण हमारा जेमिनल डाईहैलाइड ये वाला बन जाता है, ठीक है. और ये यहाँ पर इस कारण बनता है क्योंकि जो POCl3 यहाँ पर बाहर निकल रहा है, जिसमें कि P डबल बॉन्ड O बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और यही इनफैक्ट ड्राइवर ऑफ द रिएक्शन होता है. सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि NaNH2 यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो 2 NaNH2 से तो वो E2 एलिमिनेशन करेगा और थर्ड वाला NH2- रहेगा, उससे जो टर्मिनल अल्काइन बनने वाला है उसका डीप्रोटोनेशन करेगा, मतलब कि ये बेसिकली बन जाएगा, ये बेसिकली माइनस बन गया यहाँ पर, है ना. और फिर ये माइनस बन गया है, इसके बाद यहाँ पर ये SN2 करेगा जो अगले स्टेप में हमने ऐड किया है C2H5Br. तो C2H5Br ऐड किया तो ये वाला पार्ट यहाँ ऐड हो गया है और यहाँ पर हमने ट्रांस एल्कीन बनाना है, स्टार्ट क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, तो बस आप बर्च रिडक्शन करवा दो जिससे ट्रांस एल्कीन होने वाला है. तो ये वाला पार्ट आप लिख करके ऐसे करके P शो कर दो, क्योंकि यहाँ पर पिन्होंने ने यही पूछा कि भाई P मेरे को बताओ, तो साफ साफ अब लेबलिंग कर देना कि भाई ये रहा M, ये रहा अपना N, ये रहा अपना O, ये बना है जो, और P है जो ये बर्च रिडक्शन का जो कैटलिस्ट या फिर जो रिएजेंट है कौन सा यूज हो रखा है. अगला क्वेश्चन है कि इसमें आपने बताना है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा, इसने वैसे बोला तो है कि केवल मेजर प्रोडक्ट बताओ आप, लेकिन साथ में आप माइनर भी दिखा दो क्योंकि 10 नंबर का है तो थोड़ा सा एक आधा नंबर आपको एक्स्ट्रा ही देगा.
इस कारण स्टार्ट में आप बता दो कि भाई बेसिकली हो क्या रहा है, तो इसमें E2 ही हो रहा है ना, ये मेरे को स्टार्ट में दिख जाएगा साफ साफ अगर प्रैक्टिस कर रखा अपने क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर लिख दो कि E2 रिक्वायर्स एंटी पेरी प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कि जो लिविंग ग्रुप Cl और बीटा हाइड्रोजन है वो ट्रांस होने चाहिए एंड डाई एक्सियल, तो वो ईजिली Cl लीव कर देता है। अब जैसे ये वाला तो इस फॉर्म में है, तो अब आपको अच्छे से शो करने के लिए ना आप इसको चेयर कॉन्फॉर्मेशन में आप अपना शो कर दो। अब इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि मान लो दो पाथवे बन रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये Cl है, इसका एक बीटा हाइड्रोजन ये भी है और एक बीटा हाइड्रोजन ये वाला भी है। अब एक ही थोड़ा टाइम बचाना है ना आपने, तो आप क्या करो कि इसी रूट से दो रूट ऐसे बना करके एक से यहाँ से अटैक करवाओ और एक से यहाँ से अटैक करवाओ, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ बनने वाला है और दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ बनने वाला है। यहाँ पर साथ में आप ये भी बना दो कि ये अपना ट्रांजिशन स्टेट है एंटी पेरी प्लेनर, है ना। अब तो यहाँ से जब बना देगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ये बनेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। अब इसका इक्विवेलेंट शो कर दो आप जो इस वाले फॉर्म में, बट इसमें ज़्यादा मेजर कौन होगा, जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ़ अल्फा हाइड्रोजन होने वाला है। अब इस वाले केस में देखो अल्फा हाइड्रोजन कितना होने वाला है, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 1 हो गया, है ना, 2 1 3, और एक अल्फा हाइड्रोजन ये वाला हो गया अपना 4 हो गया। तो यहाँ बेसिकली ये 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 है और ये यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन केवल 2 ही है, इसी कारण ये वाला आपका मेजर बन जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल द हाउ विल यू शो कि कौन सा कार्बिन सिंगलेट है और कौन सा कार्बिन ट्रिपलेट है। तो ये तो बहुत ही इजी है, ये हर बार नॉर्मल थ्योरी में कि स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन होता है सिंगलेट कार्बिन का, जिसमें कि एक ही कॉन्सेंट्रेटेड स्टेप में ये ऐड हो जाएगा। इसी कारण जो ये जैसे सिस है अल्कीन, तो जो आपका जो कंपाउंड रहेगा वो भी सिस ही रहने वाला है। ट्रिपलेट केस में क्या होने वाला है, ट्रिपलेट केस में नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन होगा, बिकॉज ये एडिशन 2 स्टेप्स में होने वाला है। फॉर एग्जांपल जैसे पहला स्टेप में यहाँ से यहाँ एडिशन हो गया, तो अब इसके बाद क्या है कि ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के अलग फ्री रोटेशन हो सकता है। तो जो ये ग्रुप है पहले सेम साइड है, बट अगर ये घूम गया एक बार रोटेशन हो करके, तो दोनों उल्टा साइड भी आ सकता है। इसी कारण यहाँ पर ये ट्रांस भी यहाँ पर दे देगा और सिस भी दे देगा, तो यहाँ पर मिक्स प्रोडक्ट हो रहा है। इसी कारण यहाँ पर कह रहे हैं नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन, और यहाँ पर सिस से सिस प्रोडक्ट मिल रहा है, इस कारण इसको स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन कह दिया हमने। अगला क्वेश्चन है इसकी पैरा ब्रोमाफिनॉल रिएक्शन कर रहा है Na-NH2 NH3 लिक्विड फॉलोड बाय एसिडिक वर्कअप यील्ड्स 1 मेजर प्रोडक्ट, एक्सप्लेन द रिएक्शन। अब ये अगर आपने अगेन थोड़ी प्रैक्टिस कर रखी होगी आपने, तो आपको ये दिख जाएगा ये क्वेश्चन बेंजाइन मैकेनिज्म का है, बेंजाइन एज रिएक्टिव इंटरमीडिएट का। तो ये बात लाइन आप स्टार्ट में ही लिख दो कि इट इन्वॉल्व्स बेंजाइन एज रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो ये देखते ही जो एग्जामिनर उसको समझ में आ जाएगा भाई कि इस स्टूडेंट को अगला जो भी करने वाला है यहाँ पर काम वो सही करने वाला है मोस्ट लाइकली, क्योंकि इसको स्टार्ट में दिख गया ये वाला चीज़। अब पहले स्टेप में क्या करो कि NH2 माइनस है, तो ये वाला हाइड्रोजन तो एसिडिक होता है, तो सबसे पहले आप इसको निकालो, तो ये वाला आप O माइनस बनाओ। इसके बाद आप ये वाला हाइड्रोजन निकाल करके आप मैंने बेंजाइन बनाना। बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे कि ये वाला OH को ऐसे इंटैक्ट छोड़ देंगे बिकॉज इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट असली में होगा ये कि ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है ना ये वाला हाइड्रोजन से, इस कारण आपको पहले ये वाला शो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो अगर देख लेगा वो तो कुछ नंबर वो काट सकता है। तो यहाँ से पहले अपना ये बेंजाइन बना दिया। अब बेंजाइन बना दिया तो इसके बाद भाई 2 स्टेप पॉसिबल है, या तो भाई ये यहाँ पर अटैक करे या तो ये यहाँ पर अटैक करे। अगर ये अटैक यहाँ पे करता है तो माइनस चार्ज यहाँ बनता है, तो ये बेसिकली O माइनस से काफ़ी ये बेसिकली क्या हुआ इसका पैरा पोजीशन पर आ गया, तो भाई O माइनस तो ये पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से ये डीस्टेबलाइज होगा, इस कारण लेस स्टेबल होगा, इस कारण जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये माइनर होने वाला है। जबकि ये मेटा पर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग इफेक्ट है वो यहाँ पर लगेगा भी नहीं, और साथ में -I लगेगा ऑक्सीजन का, इस कारण ये वाला जो इंटरमीडिएट है इट इज़ मोर स्टेबल। और इसके बाद जो वर्कअप आप कर दोगे ना HCl जैसे HCl के बाद वर्कअप इसने बोला है, तो इस कारण दिस प्रोडक्ट इज़ मेजर। और फिलहाल ये वाला प्रूव कर दो कि भाई कैसे ये वाला पैरा वाला पार्ट है ये मेजर हो गया। नाउ अगला क्वेश्चन इज कि विद एग्जांपल एलुसिडेट द परमानेंट एंड टेम्परेरी डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कि बहुत लोग मतलब बहुत ही कम होंगे जिनको ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली आ रहा होगा, बट जनरली हम डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन हम पढ़े हुए होते हैं।
तो उससे हम एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि भाई परमानेंट डीनेचरेशन मतलब कि जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं ना वो परमानेंट ही हो गए, उसमें कोई बाकी इरिवर्सिबल चेंजेस नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एग बॉईल करते हो तो एग बॉईल हो गया तो जो अंदर का जो प्रोटीन है एक बार वो जमा हो गया, सॉलिड हो गया, वो आप ठंडा करोगे ना वापस से वो लिक्विड नहीं होने वाला है। तो ये आपका परमानेंट डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन हो गया। तो जो भी उसको लेकर जो भी आपके वर्ड्स दिमाग में आए उसको आप सिंपल नॉर्मल लाइन्स में लिख दो। आप स्टार्टिंग में क्या करो, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन है उसका डेफिनेशन क्या होगा वो लिख दो आप, कि डिसरप्शन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर लीडिंग टू ए लॉस ऑफ प्रोटीन बायोलॉजिकल फंक्शन, क्योंकि प्रोटीन क्या कर रहा है, बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं कर रहा, वो इंजाइम ही है, इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। अब परमानेंट वाले में बात लिख दो, इरिवर्सिबल चेंजेस इन स्ट्रक्चर, बहुत ही लॉजिकल सी बात है। Extensive change that protein cannot return to native form or original form even after removal of denaturing agent। अब denaturing agent क्या है, यहाँ पर हीट हो सकता है। ये क्यों हो रहा है, हैपेंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो अंदर के प्रोटीन में जो बॉन्ड्स है ना वो ब्रेक कर गया है, इस कारण वो इरिवर्सिबल हो रहा है। एग्जाम्पल आप लिख दो, बॉइलिंग ऑफ एग एल्बुमिन, ठीक है, और यहाँ पर हीट, यहाँ पर डीनेचरिंग एजेंट है, लीडिंग टू कोआगुलेटेड सॉलिड। टेम्पररी में क्या है, इस वाले लाइन के जो भी आपने परमानेंट वाले में लिखा है सब इसके उल्टा वाला लाइन लिख दो, दो लाइन 3 लाइन जो भी लिखाएगा, और आपका ये वाला पार्ट तैयार हो जाएगा। क्योंकि है आखिर में कितने 10 नंबर का है, एक पेज दिया हुआ है, एनफ है लिखने के लिए। इसमें आप लिख दो जस्ट उसके उल्टा कि अकर्स व्हेन डीनेचरिंग एजेंट इज माइल्ड एंड रिमूवल ऑफ एजेंट अलाउज प्रोटीन टू रिफोल्ड इट्स नेटिव स्ट्रक्चर, इसी कारण वो टेम्पररी हो रहा है। फॉर एग्जांपल एज बॉन्ड्स वगैरह ये तो कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं है ना, अगर हमने हीट टेम्परेचर वगैरह वापस से किया है तो वो अपना ओरिजिनल फॉर्म में वो रीगेन कर लेगा। तो ये लॉजिकल सा आंसर है जिसका अगर आप परमानेंट आपको केवल आंसर मालूम है तो टेम्पररी को आप डिसाइफर करके थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आप लिख सकते हो। अब ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, बट मेरे ख्याल से जो इसका आंसर होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। कि अब देखो ये है क्या कि ये बेस है, ये बेस करेगा क्या, एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो मोस्ट लाइकली यहीं से ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो एग्जैक्टली होगा क्या कि अगर ये यहाँ से निकाला है इसने हाइड्रोजन, तो ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा और ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, तो फाइनली ये बन जाएगा अपना O माइनस, ये आपका Me। अब आपका इसको ऐसे घुमा दो, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो डबल बॉन्ड O, ये माइनस। अब ये अटैक कर देगा यहाँ पर, तो इसको पहले यहाँ करो और वापस जब ये घूमेगा तो ये O माइनस OT यहाँ से ये निकल जाएगा। तो इसके बाद आपका ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O, और इसके बाद क्या, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये Me। अब इसके बाद से अभी O माइनस ET तो अभी और भी बचा होगा उस ग्रुप में, तो ये वापस से यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि अब क्या है आपका जो ये डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O, और ये C डबल बॉन्ड O दोनों इक्विवेलेंट ही है, तो आप कहीं भी अटैक करवा दो, या आप यहाँ अटैक करवा दो, आप यहाँ अटैक करवा दो। तो इसके बाद क्या होगा, ये वापस से इधर को जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये सॉरी ये आपका Me हो जाएगा, हाँ, और ये यहाँ पर क्या हो रखा है OET, ये माइनस। अब आपने क्या करना है, इसको ये वापस से जाएगा तो OET निकल सकता है यहाँ से, OET अगर निकलेगा, लेकिन वापस से वो फिर सेम सा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस साइड अगर आप ले जाते हो, ठीक है ना, जैसा प्रोडक्ट में शो कर रखा है, तो फिर क्या होगा, ये आपका बन जाएगा ऐसे, सॉरी ये क्या होगा, ये ऐसे और डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ से बन जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये OET माइनस ये Me। अब लास्ट में क्या बोल रहा है, HCl यहाँ पर ऐड कर रहा है अब यहाँ पर HCl ऐड कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये H को ऐड कर लेगा तो आपका जो फाइनल आंसर है ना वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और COET और ये Me। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर। तो मोस्ट जो प्रोबेबल मैकेनिज्म है जो मेरे को दिख रहा है ये यही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सुटेबल मैकेनिज्म बताना है। अभी दोनों क्वेश्चन 7.5 नंबर का था, ठीक है। तो जो पहला जो बेसिकली इस होल रिएक्शन में हो क्या रहा है, आप उस लाइन को आप लिख दो कि बेसिकली इस रिएक्शन में हो क्या रहा है कि जो पूरा लाइन है, मतलब ये जो ओपन कंपाउंड है ये साइक्लाइजेशन हो रहा है इसका, तो आप लिख दो। और यूज़ क्या कर रहे हैं, एसिड को यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस लाइन को लिख दो कि एसिड प्रोमोटेड एपोक्साइड को इनिशिएट को इसको पहले ओपन करेंगे, इससे कटायनिक पॉलीसाइक्लाइजेशन हो रहा है ना। तो पहला स्टेप में क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है ईजिली, तो जो लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं दोज आर मोर ईजिली अवेलेबल दैन दी डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। इस कारण क्या होगा कि आपका जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है एपोक्साइड का वो पहले अटैक करके ये यहाँ पर हो गया। इसके बाद क्या होगा कि डबल बॉन्ड इस तरीके से अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड मार्कोनिकोव एडिशन करता है इन द एसिडिक मीडियम, है ना। तो मार्कोनिकोव एडिशन करेगा मतलब कि तो ये पोजीशन और इस पोजीशन में से कार्बोकटायन वहाँ फॉर्म होगा जहाँ पर वो मोर स्टेबल होगा। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पर 5 पे अटैक करे या 6 पे अटैक करे। अब हमें मालूम है कि बेसिक मीडियम में लेस जो स्टेरिकली हिंडेड है वहाँ अटैक होता है, बट एसिडिक मीडियम में जहाँ पर मोर स्टेरिकली हिंडेड है वहाँ पर अटैक होता है ये। इस कारण ये यहाँ पर अगर ये यहाँ से अटैक किया तो आप नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। अब ये बना दो आप साफ साफ ये वाला 6 मेंबर का। और यहाँ पर देखो कि जब ये यहाँ से ऐड हुआ है तो जो प्लस चार्ज है ना वो 2 पर आने वाला है, तो 2 पर यहाँ पर आप प्लस चार्ज बना दो, ठीक है। अब अगेन दूसरे बार में क्या होगा कि अटैक बाई अनदर डबल बॉन्ड और वो भी मार्कोनिकोव मैनर में फॉर्म होगा। तो इसी तरीके से फिर से आप नंबरिंग करके आप यहाँ पर प्लस आया और लास्ट में हम OH ऐड कर रहे हैं, वाटर है ही, तो हमारे पास ये वाला OH ऐड हो जाएगा वाटर होने के कारण। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर ये निकल के आ जाएगा। बट आपने बेटर स्ट्रक्चर के लिए क्या किया कि आपने अलग अलग स्टेप्स को नेमिंग करते हुए आपने लिखा तो बेटर मार्क्स देगा वो। ये क्वेश्चन में क्या है कि द गिवन रिएक्शन डज नॉट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट शोन। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये इस कारण नहीं होने वाला है ना, बिकॉज कि जो ये डबल बॉन्ड है अगर इसके पास H+ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर अगर जो ये कार्बोकटायन बना तो उसका रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्री कार्बोकटायन बन रहा है। तो बस आप इस लाइन को लिख दो कि एवर प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड आफ्टर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन मतलब क्या है, H और OH का एडिशन बिकॉज ऑफ कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट। अब इसको C+ मत लिखना है, जनरल कार्बोकटायन लिख देना, बट अगर टाइम नहीं है तो आप C+ लिख सकते हो एग्जाम में भी। तो पहला स्टेप क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन और डबल बॉन्ड हो रहा है, मार्कोनिकोव मैनर को फॉलो कर रहा है ना। इस कारण जो सेकेंडरी कार्बोकटायन बना है यहाँ पर ये वाला। इसके बाद क्या होगा, रीअरेंजमेंट कर जाएगा बिकॉज ये वाला M यहाँ से शिफ्ट कर गया तो ये कार्बोकटायन बन गया। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा तो ये यहाँ पर OH ऐसे बन रहा है और ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ना कि ये वाला। तो इसी को आप लिखते हुए ये आपका पहला पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि राइट द रिएक्शन कंडीशन शोन एवर विच वुड लीड टू सक्सेसफुल सिंथेसिस ऑफ द प्रोडक्ट शोन। तो आपने कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना है, बट साथ में मार्कोनिकोव एडिशन आपने ऐड करना है। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि भाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन फॉलो करो। अगर OH अगर यहाँ पर लगवाना होता तो आप क्या करते, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते, बट यहाँ पर OH लगवाना है तो ये क्या होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो आप इस लाइन को लिख दो कि भाई टू फॉर्म एवर प्रोडक्ट वी नीड टू अवॉइड रीअरेंजमेंट। और वो कैसे होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसका कि ये रिएजेंट है। पहले स्टेप में HgOH2 यूज़ हो रहा है और सेकंड बार में सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ हो रहा है। इसमें अगेन क्योंकि ये क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप अलग अलग दिखा दो कि स्टेप 1 में क्या हो रहा है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो रहा है, मतलब कि Hg को ऐड कर रहे हैं डबल बॉन्ड में जिसमें कि मर्क्यूरियम आयन बन रहा है यहाँ पर। इसी कारण रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, इस बात को प्रॉपर लिख दो। देन आपका सेकंड पार्ट में क्या होगा, डीमर्क्यूरेशन हो रहा है और डीमर्क्यूरेशन किससे होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, जो कि यहाँ पर ये हाइड्राइड डोनर है। और इसी कारण जो हाइड्राइड डोनर जो यहाँ पर है एक H लाकर लग जाएगा और इसी कारण ये मार्कोनिकोव प्रोडक्ट यहाँ पर दे देगा। अगला क्वेश्चन है
खराश रिएक्शन का, आपको ये रिएक्शन सबको मालूम होता है कि अगर आपने लेट से ये है आपका ये आपका एल्कीन है, इसमें अगर आपने HBr ऐड किया है और साथ में अगर कोई पेरोक्साइड कोई भी यूज़ किया आपने, कोई भी अगर आपने पेरोक्साइड यूज़ किया तो क्या होगा, ये एंटी मार्कोनी को प्रोडक्ट देगा। मतलब कि क्या होगा कि Br है ना, ये यहाँ पे लगने वाला है, जबकि मार्कोनी को प्रोडक्ट में क्या होता, यहाँ पर Br लगता, तो ये नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं खराश इफेक्ट कहते हैं। अब सेम रिएक्शन कंडीशन यहाँ पर भी है कि BrCCl3 है। अब BrCCl3 का HNU है तो उनका पहले ब्रेकअप होगा कि टूटेगा वो। अब यहाँ पर पॉइंट ये है ना, पॉइंट क्वेश्चन यहाँ पर डाउट ये राइज होता है कि ये तो रिएक्शन कुछ ऐसा है CBr CCl CCl CCl, तो भाई यहाँ पर जब HNU दिया हमने तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, CBr टूटेगा CCl टूटेगा। तो CBr बॉन्ड टूटने वाला है बिकॉज जो हमें बॉन्ड एनर्जी का एक ऑर्डर याद होना चाहिए कि CF का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है CCl से एंड देन CBr। इस कारण यहाँ पर ये वाला पार्ट टूटा है, Br अलग हुआ और CCl3 अलग हुआ है और Br रेडिकल ऐसे बना है। तो एक चीज़ और कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई Br कहाँ पर ऐड होगा, मतलब कि Br यहाँ पे ऐड होगा या फिर यहाँ पे ऐड होगा, तो पहले आप क्या करो कि मार्कोनी को प्रोडक्ट बना लो पहले और फिर जस्ट उसके उल्टा कर देना। तो अगर हमें मार्कोनी को प्रोडक्ट बनाना होता तो क्या होता, Br प्लस ऐसे बनता, CCl3 माइनस अलग होता BrCCl3 में से, ठीक है। और फिर हमने क्या किया कर दिया होता कि PH ये आपका यहाँ पर से यहाँ CCl3 ऐड करते और ये यहाँ पर से ऐड करते आप CH2Br। तो ये वाला क्या है, ये मार्कोनी को प्रोडक्ट है ये वाला, बट आपने जस्ट इसके उल्टा करना है क्योंकि एंटी मार्कोनी को आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो बस आप इसका जस्ट उल्टा कर दो कि आपने Br यहाँ पे लगा दो आप, ठीक है, और CCl3 आप बाहर में लगा दो, तो इससे सीधा सीधा आंसर आपको निकल जाता है क्योंकि गिवन 5 नंबर का है। तो आपने इसमें केवल ये हिंट होना चाहिए था कि भाई खराश रिएक्शन है जिससे कि एंटी मार्कोनी को प्रोडक्ट होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले मार्कोनी को प्रोडक्ट बना लो और उसका जस्ट उल्टा करके आप यहाँ पर ये आंसर लिख दो, 5 नंबर के लिए मोर देन एनफ है। बाकी मैंने ये आपको बता ही दिया कि भाई कि CBr बॉन्ड ही क्यों टूट रहा है और CCl बॉन्ड क्यों नहीं टूट रहा। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट बताना है। अब इसमें क्या कहना है कि 4 क्वेश्चन पूछा है 5-5 नंबर का, तो बस आप इसमें अलग अलग मत करने जाना कि स्टेप 1 अलग से लिखा, स्टेप 2 अलग से लिखा, ये बस बिल्कुल लाइन की तरह ऐसे लिखते जाना जैसे जैसे आपका आंसर फॉर्म होते जाएगा। 5 नंबर के लिए बहुत है। और उसके नीचे लिख देना कि भाई जो भी रिएक्शन कंडीशंस वगैरह हैं वो आप पास में ही लिख दो। तो इस रिएक्शन में हमें ये दिख रहा है साफ साफ कि 2 कार्बोनाइल है जो कि सेपरेटेड है, कितने, 1 2 3 कार्बन से, और ठीक है, और साथ में यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन्स भी है, तो मोस्ट लाइकली इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन भी होने वाला है क्योंकि 2 कार्बोनाइल्स है। बस आप इस तरीके से अटैक करवाना कि भाई 6 मेंबर्ड मोर प्रीफर्ड होता है। तो अगर आप यहाँ से ऐड करवाते हो तो क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 मेंबर्ड यहाँ से बन जाएगा। इस कारण आप इसको यहाँ से अटैक करवाना। अब बस उसके बाद तो ये काम आसान है कि OH माइनस इनोलेट है तो यहाँ पर से इनोलेट फॉर्मेशन होगा। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करने वाला है कि ये बेसिक मीडियम है, इस कारण यहाँ पर इनोलेट फॉर्मेशन होगा। अगर एसिडिक मीडियम से अल्डोल कंडेंसेशन होता तो उसमें इनोल फॉर्मेशन होता, तो ये इनोलेट हो गया। अब इसके बाद इसको यहाँ पर अटैक करवाए, इस चीज़ को अटैक बाई इनोलेट, तो यहाँ पर ये हो गया। और इसके बाद HA है ही तो बीटा मतलब कि एसिड यहाँ पर है ही, लेकिन यहाँ पर हीटिंग नहीं की गई है, इस कारण आप इसको एलिमिनेशन मत करना, है ना, क्योंकि हीटिंग नहीं किया गया है। और इसको आप सिंपल एल्डोल ही छोड़ देना, मतलब कि एल्डिहाइड और अल्कोहल के साथ में, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया। अगला क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि हमारे भाई 1 और 2 पोजीशन पर अगर 2 अल्कोहल है, अल्कोहल मतलब इसका मतलब कि पिनाकोल रीअरेंजमेंट ही होने वाला है। अब इसमें पॉइंट ये है कि भाई क्यों जो H2O है डिहाइड्रेशन कहाँ से होने वाला है, यहाँ से होने वाला है, ये यहाँ से होने वाला है। अगर ये यहाँ से होता है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ से अगर होता है ये, तो यहाँ पर 2 pH है, तो 2 pH के कारण यहाँ पर ये बढ़िया स्टेबल रहने वाला है। इस कारण ये यहाँ पर से हाइड्रेशन या फिर डिहाइड्रेशन माइनस H2O ये इस वाला पॉइंट से होने वाला है, ठीक है। एक बार ये हो गया, बट पॉइंट ये आता है कि जब ये OH यहाँ पर वापस माइग्रेट करेगा तो या तो ये वाला माइग्रेट कर सकता है या फिर ये वाला माइग्रेट कर सकता है। बट इसमें हमें मालूम है कि
पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में, जिसको हम PPR भी कहते हैं, इसमें जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप रहता है ना, वो ज़्यादा बेटर माइग्रेट करता है। इसी कारण CHR2 होगा, वो बेटर माइग्रेट करेगा एज़ कम्पेयर टू CH2R से। ऑल्सो मतलब कि ये वाला जो ग्रुप रहेगा ये बेटर माइग्रेट करेगा, ठीक है। ऑल्सो ये वाला देखो यहाँ पर ये N+ है, बिकॉज N है ना, ये H+, तो यहाँ पर स्टार्ट में ही NH+ बना देना, ये इस बात को मत भूलना, बहुत स्टूडेंट से ये वाला पार्ट छूट सकता है। तो ऑब्वियसली जो ये वाला एल्काइल ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या होगा -I, तो ये वाला एल्काइल ग्रुप है, ये लेस इलेक्ट्रॉन रिच रहने वाला है, इस कारण ये बेटर माइग्रेट करेगा और इससे हमें ये वाला बन जाएगा मेजर मिलेगा और ये वाला हमारा माइनर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है ये बेकमैन फ्रेगमेंटेशन का है। एक तो हम बेकमैन रीअरेंजमेंट पढ़ते हैं, बट इसमें क्या है रीअरेंजमेंट में, बट फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, दो रीअरेंजमेंट नहीं होगा और ये जो ब्रेकअप टूट करके ना कुछ और ही आंसर मिलेगा इसमें। फॉर एग्जांपल पहले बार में क्या होगा, NH2OH से यहाँ पर ये ऑक्साइन फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर एसिड कैसा भी हो सकता है, लुईस एसिड हो या फिर PCl5 हो, कैसा भी एसिड हो। तो यहाँ पर आप क्या करो कि आप इस तरीके से ब्रेकअप करके, बट ये ऐसे निकलेगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा, C+ चार्ज होगा, C+ चार्ज यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, तो ये वाला क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर लिख भी देना कि ये बेसिकली हो क्या रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप बिल्कुल सेम ऐसे जो रनिंग डायग्राम है ना, ये ऐसे बनाते जाना, बट साथ में नीचे में लिख दिया करना कि भाई ये रिएक्शन का प्रोसेस क्या है और रिएक्शन का नाम क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन में ये अगेन इसमें दिख गया कि भाई मल्टीपल एस्टर ग्रुप है सेम एक ही कंपाउंड में, तो डिकमैन कंडेंसेशन होने वाला है, बिकॉज इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन ऑफ एस्टर को ही डिकमैन कंडेंसेशन कहते हैं। बट इसको कंडेंसेशन को इस टाइप से करना, जो रिंग है इस तरीके से फॉर्मेशन करना कि भाई 6 मेंबर्ड पहले बने फिर 5 मेंबर्ड बने, इस तरीके से स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। बट यहाँ पर 6 मेंबर्ड का कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका करना 5 मेंबर्ड बनाना। तो डाउट ये आता है कि अगर हमने यहाँ से देखा है, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 यहीं अटैक होने वाला है, तो इससे भी आपका 5 मेंबर्ड रिंग बनने वाला है। बट अगर आपने यहाँ से अटैक किया है, मतलब ये वाला पार्ट को एसिडिक हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5, तो यहाँ से भी 5 मेंबर्ड ग्रुप बनने वाला है। तो इसमें से कौन सा अटैक करेगा, तो ऑब्वियसली जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेगा ना, O-ET। इस कारण ये वाला पार्ट से जो बनेगा यहाँ पर अटैक करने का 5 मेंबर्ड रिंग, दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि भाई ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है, बिकॉज यहाँ पर देखो ये Ame है ना, तो Ame है जो एसिडिटी को, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का यहाँ पर हाइड्रोजन को वो कम करेगा। अब बस यहाँ से आप पहले एक्सट्रैक्शन कर दो इसको, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन के बाद आप ये वाला यहाँ अटैक करवा दो, तो यहाँ से ये आपका डिकमैन कंडेंसेशन का। अब बाकी ये जो CO2 ET है ना, ये सब जैसे था वैसे ही रहने वाला, क्योंकि हमने कोई हीटिंग वीटिंग नहीं करा है। तो यहाँ से ये वाला आंसर मिल गया। बाकी आपको माइनर भी शो करना होगा अगर आपके पास टाइम है तो अब बस यहाँ से ये वाला अटैक करा के बना देना, तो वो भी ईजी काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं और ये 5 × 2 मतलब 2 5 नंबर के सवाल है। अब देखो पहला सवाल तो बहुत ही आसान सा है कि मुझे साफ साफ दिख गया भाई अल्फ़ा हेलो है, मतलब अल्फ़ा हेलो कीटोन है, तो अल्फ़ा पोजीशन पर Br लगा हुआ है। तो ये तो फेवरिस्की ही है, बिल्कुल नेम रिएक्शन है ये वाला। तो स्टार्टिंग में लिख दो आप कि भाई दिस इज़ फेवरिस्की रीअरेंजमेंट विच इन्वॉल्व्स अल्फ़ा हेलो कीटोन टू ईस्टर ट्रांसफॉर्मेशन बाई कार्बन आयन एज रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो आप इसको प्रॉपर फुल फॉर्म में लिखना, ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया है। देन आप स्टेप बाई शो कर दो कि यहाँ से का हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन हुआ, ये अटैक किया यहाँ पर तो Br निकला, ये 3 मेंबर्ड रिंग बना, और इसके बाद ये अटैक किया O-ET, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया बेसिकली, और बाद में वर्कअप के बाद ये आपका COET हो गया। तो अब देख रहे हो कि कैसे रिएक्शन के जस्ट नीचे ही जो भी उसका ट्रांसफॉर्मेशन या स्टेप्स है वो मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ कैटेगरी के क्वेश्चन में आ गया था कि यहाँ पर ये देखना होगा हमें कि यहाँ पर ये नाइट्रीन बन रहा है यहाँ पर से, जबकि बहुत लोगों को ये चीज़ दिखेगा नहीं। तो अगर ये आपको दिख गया ना, उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि नाइट्रीन का जो सबसे मेन रिएक्शन होता है वो होता है इंसर्शन रिएक्शन, और साथ में वो एडिशन रिएक्शन भी करता है। तो बस आप पहले नाइट्रीन का आप ये दिखा दो कि भाई यहाँ से ये गया और इसके बाद ये आपका नाइट्रीन बन गया। इसके बाद आप दिखा दो कि इंसर्शन में का ऑर्डर आपको मालूम होना चाहिए था कि जो टर्शियरी है, मतलब कि ये यहाँ क्यों हुआ और मतलब ये यहाँ पर बेटर क्यों हुआ
और ये यहाँ पर बेटर, और यहाँ पर क्यों नहीं हुआ है ना, क्योंकि टर्शियरी पोजीशन पर बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री। तो ये जो पोजीशन है ये सेकेंडरी है, जबकि ये पोजीशन है जो ये 1 डिग्री है, इस कारण ये बेटर हुआ, पहला रीज़न ये। साथ में अगर यहाँ पर इंसर्शन करता है तो मेरे पास 2 डिग्री एलाइलिक फ्री रेडिकल टाइप बन रहा है जो कि बेटर स्टेबल है ना। फिर आप यहाँ पर सेमी E2OCNH जो ये है ये यहाँ पर इंसर्ट कर जाएगा, तो आपके पास ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया है ये इंसर्शन रिएक्शन का। बट साथ में एडिशन भी कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर ये सिंगलेट कार्बीन बन रहा है, इस कारण ये सिंगलेट स्टीरियो स्पेसिफिक बनेगा। जैसे कार्बीन वाले में था कि कार्बीन अगर सिंगलेट है तो स्टीरियो स्पेसिफिक बन रहा है, अगर ट्रिपलेट है तो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक बन रहा है। तो आप ये दोनों को शो कर दोगे तो ये बेटर मार्क्स मिल जाएगा इसमें आपको। देखो ये क्वेश्चन ना मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत है, क्योंकि अगर आप आइसोब्यूटानल पहले मिलता है, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए आइसोब्यूटानल होता क्या है। तो ये हो गया ना 1 2 3 4, तो ये OH। अब इसमें आपने ऐड किया PCC, ये माइल्ड ऑक्सीडेटिव एजेंट होता है जो OH को केवल एल्डिहाइड तक ला करके छोड़ देगा और इसको एसिड तक नहीं प्रमोट करेगा। तो ये बेसिकली आपका ये एल्डिहाइड हो गया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक सेकेंड हो क्या रहा है कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन है और प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, ये 3 कार्बन हो गए, ये 6 कार्बन हो गए, ये 7 कार्बन या 8 कार्बन। तो बेसिकली होना चाहिए कंडेंसेशन होना चाहिए, एल्डोल कंडेंसेशन से आपको आंसर मिलना चाहिए था। बट इसका अगर एल्डोल करोगे ना तो एग्जैक्टली ये आंसर नहीं मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन में इन्होंने कुछ गड़बड़ करा है, कि ये कुछ और होना चाहिए था क्वेश्चन, जो मतलब जो इसका जो एल्डोल प्रोडक्ट है ना वो होना चाहिए था आंसर में, बट इन्होंने आंसर में ये कुछ और करा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि अब इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे ये चमकना चाहिए कि भाई शायद माइकल एडिशन हो सकता है ना। तो सबसे पहले आप क्या करो कि ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन भी है, बेस भी है, तो पहले आप यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दो। तो ये आपके पास इनोलेट बन गया है ना, ये इनोलेट टाइप बन गया ये। अब ये इनोलेट क्या करेगा, अगर ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं होता तो ये अटैक करता, सीधा कार्बोनाइल पर अटैक करता। बट क्योंकि वो आपको एक याद होना चाहिए हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस वाला अप्रोच, कि जो हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस पे रिएक्ट करता है और जो सॉफ्ट एसिड है वो सॉफ्ट बेस पे अप्रोच करता है। तो ये वाला भी आप थ्योरी को यहाँ पर मेंशन कर सकते थे कि यूजिंग HSAB अप्रोच यहाँ पर 1,4 एडिशन होगा और ना कि 1,2 एडिशन होगा। इस कारण जो कार्बन है ये पहले यहाँ पर अटैक किया और फिर आपके बाद यहाँ ये क्या होगा कि जब वापस आएगा तो ये डबल बॉन्ड है ये आपको यहाँ अटैक कर देगा और इस कारण यहाँ से यह आंसर आपके पास ये हो जाएगा। अब होगा क्या कि एक COET है, बट यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास स्ट्रॉन्गर बेस यहाँ पर मौजूद है। तो स्ट्रॉन्गर बेस क्या करेगा, जो एस्टर का जो ये वाला पार्ट है उसको रिप्लेस करके खुद आ जाएगा। और ट्रांस एस्टरिफिकेशन इसी को कहते हैं, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ वन एस्टर ग्रुप बाय अनदर। तो यहाँ पर COOET में से ET हटा करके ये TBU खुद ही लग जाएगा, इसी को कहते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। और साथ में ये डार्जेंस कंडेंसेशन कहते हैं इसको, बट ये अपने नेम रिएक्शन के सिलेबस में है नहीं, बट ये एग्जाम्पल एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्पल के इन्होंने पूछा है। अब अगला क्वेश्चन है, ये तो आसान क्वेश्चन था कि साफ साफ दिखना चाहिए कि अगर इस वाला पार्ट से अगर इधर को जा रहा है मतलब ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रहा है ना। और साथ में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर दिखना चाहिए हमें कि C8H12 है और यहाँ पर C8H16 है, मतलब ये पक्का एल्काइन में ही 4 हाइड्रोजन ऐड किया गया तभी ये C8H16 हुआ है। ठीक है ना। और इस साइड में क्या हालत है, यहाँ पर आप नंबर ऑफ कार्बन जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन्स भी इंटैक्ट रहने वाला है। इसका मतलब कि ये पक्का C8H12 ना ये साइक्लिक कंपाउंड होगा तभी ये इंटैक्ट रहने वाला। अगर ये साइक्लिक नहीं होता फिर तो अलग अलग हो जाता ना, टूट जाता ना वो। तो इसी कारण हमने स्टार्ट में लिख दिया कि भाई C8H12 से अगर ये बन रहा है सुबेरिक एसिड, जैसे वो आपको मालूम होगा कि ऑक्जेलिक एसिड, मलाइक एसिड, एडिपिक एसिड, ऐसे करके प्रॉपर मतलब कितने नंबर ऑफ CH2 ग्रुप है ना डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में, उससे इनका अलग अलग नाम पड़ा हुआ है। तो आप चाहो तो थोड़ा सा मैं इसका जो
मैकेनिज्म है, आप वो भी शो कर सकते हो। और साथ में लिख दो कि ऑक्सीडेटिव एजेंसिस हो रहा है और सिंस नंबर ऑफ कार्बन आर नॉट लॉस्ट इट मीन्स साइक्लिक कंपाउंड विद डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 हो रहा है। क्यों? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला मालूम ही होगा, DBU इज इक्वल टू C+1 और क्या है N-H-X/2, ठीक है। तो इस वाले फार्मूला को आप यूज़ करो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपका 3 आ जाने वाला है। और 3 मतलब कैसे, एक यहाँ पर रिंग से आया है और 2 आपका ये ट्रिपल बॉन्ड से आने वाला है, मतलब 1 + 2 = 3। जब आपने इस तरीके से ब्रेक किया तो आपका ये वाला बन गया। हाइड्रोजनेशन में क्या करेगा, बस यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है ना, इसका नहीं C8H16 हो जाएगा। इसका अगेन DBU नोट करोगे तो कैसा होगा, केवल 1 होगा बिकॉज यहाँ पर केवल एक रिंग है, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है उससे बन रहा है एल्डिहाइड। अब प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो उसके लिए हमारे पास एक ही मेथड है कि भाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें। तो इसमें PCC pyridinium क्लोरोक्लोरोमेट ये यूज़ कर लो आप, या फिर कॉलिन्स रिएजेंट यूज़ कर लो। अगर आप स्ट्रॉन्गर रिएजेंट यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल KMnO4 K2Cr2O7, तो ये केवल एल्डिहाइड में नहीं रुकेगा, ये चला जाएगा और जाकर के बन जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ये वाला। तो इसका अगर आपको एल्डिहाइड तक रोकना है तो आपको PCC यूज़ करना पड़ेगा। तो आप PCC लिख करके या आपको इसको M शो कर दो। अब हमें दिख रहा है कि भाई लास्ट में ना हमने एक कार्बन हमने ऐड किया है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट से। तो एक कार्बन ऐड करने के लिए CN ही हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होता है, साइनाइड, जिसको कि हम ऐड करके और उसको रिड्यूस कर देंगे तो एक हमारे पास CH2 ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो बस इस कार्बोनाइल में आप KCN यूज़ कर दो तो ये साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब साइनोहाइड्रीन को आप रिड्यूस करोगे LiAlH4 से, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है LAH, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या करेगा, जो CH2NH2 बना देगा इसको, मतलब क्या करेगा, पूरा तोड़ करके यहाँ पर ये ऐड कर देगा, पूरा में हाइड्रोजन ऐड कर देने वाला है। तो ये आपका P हो जाएगा LiLH4। अब जो भी क्वेश्चन उन्होंने एग्जाम में पूछा है कि भाई MnOP, ये सब आपको प्रॉपर डब्बे में आप इसको शो कर देना कि भाई ये देखो ये रहा M, ये रहा N और ये वाला रहा का O और ये वाला रहा आपका P। तो साफ साफ इसको शो कर देना। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा इन्होंने गड़बड़ी करा था। क्वेश्चन में इनको बताना चाहिए था कि ये ना यहाँ पर -P इनको लिखना चाहिए था, तभी जाकर के ये डाई एजोकेटोन होता। बट ये सिंपल N2+ छोड़ दिया है ना, तो ऐसा लग रहा है कि डाइजोनियम सॉल्ट ये वाला है। बट ये थोड़ा सा मानना पड़ेगा कि हाँ भाई इनका ये मिस्टेक हो गया था, क्योंकि कई बार मिस्टेक करते हैं ये। तो ये आपका है बेसिकली क्या, ये आपका फोटो वुल्फ रीअरेंजमेंट है डाई एजोकेटोन का, और NU अटैक कर रहा है फिर फाइनली कीटीन पर। कैसे, ये तो आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस है, कैसे डाई एजोकेटोन से ये आपका कार्बीन बन रहा है। अब एक बार कार्बीन बन गया तो आप इसका वुल्फ रीअरेंजमेंट करा दो। अब ये वाला कीटीन बन गया, कीटीन बन गया तो आपका जो MEOH का न्यूक्लियोफाइल अटैक होने वाला है और इससे आपका मिथाइल एस्टर हो जाएगा। तो ये थोड़ा इस बात को पकड़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट था इस वाले। तो अब इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब जो क्वेश्चन नंबर 4 था ना, ये काफ़ी ज़्यादा टफ था, मतलब टफ तो नहीं कह सकते बट थोड़ा लेंदी था, मतलब ये वाला सवाल। अब जैसे पहला क्वेश्चन तो साफ साफ ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस इन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया है कि पॉलीमराइजेशन करना है पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को, जिसमें 0.2% अनरिएक्टेड COOH रहा है। मतलब जैसे ये जो है ना, ये आपका पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसका 0.2% है जो ये अनरिएक्टेड रह गया है। तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर एंड कैटेगराइज इट। तो सबसे पहले तो भाई कि मॉलिक्यूलर वेट एक मोनोमर का कितना होने वाला है, तो ये क्या होगा बेसिकली C7H6O3, जो ये आपका फॉर्मूला है, तो इसका है 138 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकालना पड़ेगा कि भाई कितना पॉलीमराइज कितना किया है, ठीक है ना। तो इसमें होगा क्या, मतलब कि बेसिकली एक पॉलीमर में कितना उसका वेट हो रहा है ना। तो वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि 0.2% अनरिएक्टेड रहा है तो इसका फ्रैक्शन कितना अनरिएक्टेड रहेगा, अगर देखा जाए तो 0.002 हो जाएगा, है ना। तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर के लिए जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है वो होता है 1/1 - P। इसका मतलब कि 500 मोनोमर एक यूनिट में है, ठीक है, ये इसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हुआ। साथ में आप ये शो कर दो कि भाई ये कैसे यहाँ पर हो रहा है। लेकिन अब आप ये देखो ना कि जब पहला जो पहला 2 मोनोमर एक साथ जुड़ रहा है ना, तो वहाँ पर एक H2O निकल रहा है, ठीक है। लेकिन जब सेकेंड टाइम जुड़ेगा फिर भी तो केवल यहाँ पर एक ही H2O निकलेगा ना। तो यहाँ पर 1 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है पर मोनोमर, ठीक है।
एक्सेप्ट पहला केस में क्या हो रहा है कि 2 मोनोमर पर एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है ना। इस कारण क्या करेंगे कि रिपीटिंग यूनिट जो 138 जो बन रहा है हमारा यहाँ पर, इसमें से पहले आप वाटर का निकाल दो, मतलब -18, तो क्या हो जाएगा 120 ग्राम पर मोल होने वाला है। अब मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर क्या हो जाएगा कि 500 मोनोमर है और एक रिपीटिंग यूनिट का जो मॉलिकुलर वेट है वो कितना है 120 ग्राम पर मोल है। बट साथ में इसको आपको 18 ग्राम पर मोल और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पहले बार में जब 2 मोनोमर हमने ऐड किया तो केवल एक ही 18 ग्राम पर मोल निकला है, ठीक है। तो आप ये करोगे तो इसके बाद आपका निकल जाएगा 60,018 ग्राम पर मोल। ये आपका कंडेंसेशन, इसका मॉलिकुलर वेट हो जाएगा आपका एक यूनिट का, ठीक है। और ये कैसा इन्होंने कहा है कि कैटेगराइज भी करना है आपको, तो कैटेगराइज कर दो आपको इसको कंडेंसेशन पॉलीमर और होमोपॉलीमर, ठीक है, क्योंकि सारे जो मोनोमर है सारे सेम टाइप्स के हैं, इस कारण इसको होमोपॉलीमर कह दिया हमने। अब अगला क्वेश्चन अगला है कि इसी का आपको प्रोडक्ट बस लिखना है ना। तो ये पॉलीमर का प्रोडक्ट लिख दो आप कि भाई ये वाला रिपीटिंग यूनिट बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये बार बार ऐसा करके, चाहो तो आप इतना भी करके और आप ये n लिख सकते थे, बट मैंने यहाँ पर 2 यूनिट यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या है कि भाई नेचुरल रबर का प्रिकर्सर कौन है, तो नेचुरल रबर तो लीनियर पॉलीमर है आइसोप्रीन का, तो प्रिकर्सर इसका ये आपका 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइईन है। तो ये बेसिकली नेचुरल रबर है। और नेचुरल रबर क्या है, सिस वाला पार्ट है। एक और होता है गट्टा पर्चा होता है, वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म इसी का होता है। तो ये तो फेयरली ईजी है, थ्योरी का ये वाला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि साइलेंट फीचर्स ऑफ नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6/6। अब देखो क्वेश्चन क्योंकि 5 नंबर का है तो आप 3-3 पॉइंट भी दोनों में लिख दोगे तो ये बहुत है। तो पहले बार में इसका लिख दो रिपीटिंग यूनिट कौन सा होने वाला है, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखो भाई इसका जो मोनोमर है वो कैसा है कि ये आपका होमोपॉलीमर है। यहाँ पर इसका कोपॉलीमर है बिकॉज ये एक यूनिट ये यूज़ हो रहा है और एक यूनिट दूसरा वाला ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। देन यूजेस लिख दो इन दोनों का कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर कॉर्ड्स में यूज़ करते हैं और ये मेकिंग शीट्स में। तो 3-3 पॉइंट इज़ मोर देन एनफ। अगला क्वेश्चन है इसके सिंडियोटैक्टिक पॉलीएस्टेरीन। अब देखो आजकल यूपीएससी ये बार बार पूछ रही है कि एटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक और आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स में क्या डिफरेंसेस हैं, और अगेन फिर से इस बार उन्होंने पूछ दिया है। तो पहले आप डिफाइन कर दो कि सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर होता क्या है, कि सब्सटीट्यूएंट्स यहाँ पर क्या है कि रेगुलर फॉर्म में पोजिशंस में यहाँ पर फिक्स्ड हैं। अब जैसे यहाँ पर सिंडियोटैक्टिक में क्या होगा कि एक जो फिनाइल रिंग है एक नीचे होगा फिर एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा फिर ये ऊपर होगा। अगर ये आइसोटैक्टिक होता तो क्या होता, सब के सब यहाँ पर लगातार नीचे होते, ठीक है, सब के सब यहाँ पर ऊपर होते। ए टैक्टिक में क्या होता, यहाँ होता फिर यहाँ होता, मतलब कोई उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, तो वो आपका ए टैक्टिक हो गया होता। बात है इसकी कि कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो इसको प्रोड्यूस करते हैं स्टायरीन यूजिंग स्पेशल कैटलिस्ट, और जो कि मेटल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जिगलर नट्टा कैटलिस्ट है ना, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। और इसी कैटलिस्ट के कारण इट इंश्योर्स स्टीरियो केमिस्ट्री, जैसे कि पीएच ग्रुप ना अल्टरनेट पोजीशन पर ये लगते जाए। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपको अगर याद था या फिर मालूम था तभी इसको आप सॉल्व कर पाओगे। अगला पार्ट इज़ कि अल्फ़ा हेलिक्स के बारे में आपने बताना है कि हैंडेडनेस मतलब कि राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, कितने रेजिड्यू पर टर्न आपके हैं। तो अब आपने वो पढ़ा ही होगा कि जो प्रोटीन है उसका 3-4 स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो जो अल्फ़ा हेलिक्स है और जो बीटा शीट है ये बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। और फिर उसी में ये रहता है कि जो हैंडेडनेस है ना, जो स्क्रू है ना, ये अल्फ़ा हेलिक्स ये वाला जो है ये किस तरीके से घूम रहा है। तो ये बेसिकली राइट हैंडेड स्क्रू की तरह ये ऊपर चला जाता है ये। इसके बाद रेजिड्यू पर टर्न मतलब कि कितने अमीनो एसिड्स पर टर्न यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये 3.6 अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं। और इलोंगेशन पर रेजिड्यू मतलब कितना एडवांस कर रहा है रेजिड्यू एलोंग द जो एक्सिस है, हेलिक्स एक्सिस है ना, कितना ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली ईच रेजिड्यू है ना ये 1.5 एंगस्ट्रम ऊपर जाता है ये हेलिक्स एक्सिस में। तो ये चीज़ है कि बिल्कुल थ्योरी वाला पार्ट है, अगर आता है तभी आप कर पाओगे ये वाला। बाकी प्रिंसिपल स्टेबलाइजिंग फोर्सेज में इसमें क्या है कि अगर आपको आता है तो ठीक है, बट अगर नहीं आता है ना, थोड़ा सा आप गेस वर्क कर सकते थे कि नॉर्मली ये हर जगह होगा क्या कि ये इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्ड्स ही रहता है स्टेबलाइजिंग फोर्सेज में, ठीक है, या फिर वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन, ठीक है, या फिर सॉल्ट ब्रिजेस। तो ये नॉर्मल चीज़ें, अगर आपको एग्जैक्ट डिटेल नहीं मालूम था तो अगर आप सिंपल ये भी लिख के आ जाते हैं ना कि इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग, सॉल्ट ब्रिजेस, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन, फिर आपको वो कुछ नंबर दे देगा, है ना, क्योंकि ये केवल 5 नंबर का ही सवाल है तो बहुत ज़्यादा लिखने का ज़रूरत है नहीं इसमें। ये क्वेश्चन तो आसान सवाल था, क्योंकि इस सवाल में अगर आपको ये दिख रहा है साफ साफ कि भाई ये रूम टेम्परेचर पर हो रहा है, ये 200 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है,
ऐसे इतना अचानक से हाई टेम्परेचर हाई अगर रिएक्टिविटी या फिर हाई स्पीड से जंप कर रहा है मतलब कि एनजीपी ही होता है ना। तो इस बात को आप लिख दो कि ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एनजीपी। तो यहाँ पर क्या है इस वाले केस में कि ये दोनों पार्ट इक्वेटोरियल है, तो यहाँ से ये इसको अटैक करना और इसका Cl को निकलना बहुत ही आसान है और यहाँ सल्फोनियम आयन बन गया और N3 माइनस यहाँ से अटैक करके यहाँ पर N3 आ गया। सिमिलरली सेम केस यहाँ पर करेगा क्या कि S है, ये Cl यहाँ से हटा देगा और फिर से यहाँ पर ये N3 आ गया। तो ये आपका प्रोडक्ट है जो सेम बनेगा इस वाले केस में भी, इस वाले केस में भी। बट इस वाले केस में वो क्या होगा ना कि जो ये S है इसको यहाँ पर अटैक करना मुश्किल है बिकॉज ये एंटी पेरीप्लेनर नहीं है ना। तो यहाँ पर एनजीपी इस वाले केस में नहीं होगा, बट इस वाले केस में एनजीपी होने वाला है। तो इस वाले केस में क्या होगा कि SN2 ही मेरे पास एक ऑप्शन बनता है, बट SN2 में क्या होगा कि स्टेरिकली हिंडर्ड होगा वो तो SN2। इस कारण क्या होगा एक्टिवेशन एनर्जी रेज कर जाएगा, तो इस कारण उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा बिकॉज वी नो कि K = E × A - A/RT आर्हेनियस इक्वेशन। तो आप चाहो तो इस वाले को भी शो करके इसको यूज़ कर क्या बता दो कि भाई टेम्परेचर राइज कर, ये एक्टिवेशन एनर्जी राइज कर रहा है, इस कारण ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए कंपाउंड 2 वाले केस में। बट आंसर मेरे पास दोनों केस में सेम ही मिलने वाला है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें ये फर्स्ट पार्ट का कि इसका अपन बताना है कि मेजर और माइनर क्या होगा। अब पहले वाले केस में देखो जब LDA यूज़ कर रहे हैं लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है बट ये बल्की है। अगर ये बल्की है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करने का। ये तो मेरे पास यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट हो जाए या तो ये यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट हो जाए। बट ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पर 2 डिग्री, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 डिग्री है ना। बट यहाँ पर क्या है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। तो ये LDA है ना, कोशिश करेगा कि यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर ले जहाँ पर स्टेरिकली कम हिंडर्ड है, और जब यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा आपका एनोलेट यहाँ से बनने वाला है। तो यहाँ पर जो D एक्सचेंज है ड्यूटेरियम एक्सचेंज भी ये यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। या इसके लिए यहाँ पर ये D आया, ड्यूटेरियम आया। साथ में आप चाहो तो नाम लिख दो कि 2 ड्यूटेरियो 1 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन 1 ओन। बट दूसरे केस में क्या है कि जब NaOH है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है बट ये नॉन बल्की है, इस कारण ये वहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा जहाँ पर कम स्टेरिकली हिंडर्ड है और मोर एसिडिक है। तो मोर क्या, तो अब मैंने यही बताया था कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट में ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड कौन है, ये वाला पार्ट है। इस कारण ये स्टेरिकली हिंडर्ड यहाँ से बनाया और इस कारण यहाँ पर TCP एनोलेट इस कारण ये फॉर्म हुआ है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपके जियो साइंटिस्ट या फिर और दूसरे एग्जाम्स में ये वाले आते रहते हैं। जब इनोलेट यहाँ से बन रहा है तो फिर क्या होगा, जो D एक्सचेंज है ना, D यहाँ पर ऐड होगा हाइड्रोजन के बदले में, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद आप जब फाइनल आंसर लिख लोगे, इसके बाद आप इसका नाम भी लिख सकते हो चाहो तो, कि यहाँ पर है क्या 1 साइक्लोहेक्साइल 1 पर ड्यूटेरियो भी है और प्रोपेन 1 ओन। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन है। तो फर्स्ट पार्ट से दिख गया होगा कि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था इस बार दोनों पेपर का, पेपर 1 और 2। अब सेकंड पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 5 to 8 डिस्कस कर दूंगा।